DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के सभी दर्शक प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आइए मित्रों, जिस प्रकार कल के वीडियो में हमने जो जानकारियां हासिल की उससे क्रम से अपन आगे की जानकारियां हासिल करेंगे। जिस प्रकार कल हमने जानकारी हासिल की थी साहब मेवाड़ का तीसरा शाखा, किस प्रकार अकबर का उस पर अधिकार होता है, उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया जाता है, वो तमाम जानकारी हमने प्राप्त की। और आइएगा उन्हीं उदय सिंह के बारे में जो शेष जानकारी हैं उन्हें आज प्राप्त करते हैं। और आज जानते हैं मेवाड़ के इतिहास का वह सबसे उज्जवल पन्ना, वह जिसका एक एक अक्षर सोने से लिखा है, एक एक अक्षर स्वर्ण से लिखा है, महाराणा प्रताप के इतिहास को जानेंगे। आइए मित्रों, महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 तक इन्होंने मेवाड़ पर राज किया। इनके बारे में कुछ विद्वानों की राय है, कुछ विद्वानों के कथन है जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों की दृष्टि से, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सी बार ये पूछे भी जाते हैं साहब। ध्यान दीजिएगा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा जी ने इनके बारे में कहा है कि सांगा के उत्तराधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगल भारत में नहीं जम पाते। आप खुद कल्पना कीजिए कि महाराणा सांगा के बाद अगर उदय सिंह ना होकर के उन्हीं से बड़ा कोई उद्भट वीर महाराणा प्रताप जैसा होता तो क्या मुगलिया सल्तनत भारत में जम पाती? बिल्कुल असंभव था। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में आता है कि सांगा के उत्तराधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगल भारत में नहीं जम पाते। ये किसका कथन है? श्यामल दास का, गौरीशंकर हीरानंद ओझा का, ये कर्नल जेम्स टोड का। इस प्रकार कोई पूछ लिया जाता तो उत्तर होगा इसका ओझा जी। ओझा जी ने महाराणा उदय सिंह के बारे में कहा, एक एक शब्द को दोबारा गौर से देखते हैं क्योंकि जो दोनों ने बात कही है ओझा जी ने और टोड ने, वह एक ही अर्थ देती है। सांगा के उत्तराधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगल भारत में नहीं जम पाते। ये कथन है गौरीशंकर हीरानंद ओझा जी का। और इसी उदय सिंह के बारे में कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि यदि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के पन्ने और उज्जवल होते, मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और उज्जवल होते। पक्का ही है साहब, ये कथन सिद्ध हो जाता, मुगल भारत में नहीं जम पाते और निश्चित रूप से मेवाड़ का जो इतिहास है अपने आप में और ज्यादा उज्जवल होता। वैसे तो उज्जवल है ही, और ज्यादा उज्जवल होता। ये कथन किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, टोड का कथन है यदि सांगा और प्रताप के बीच में, यदि कथन में सांगा और प्रताप दोनों के नाम आ जाएं तो सोच लेना ये कथन किसका है? टोड का। और अगर केवल सांगा का नाम आए कि सांगा के उत्तराधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगल भारत में नहीं जम पाती, ये कथन किसका है? तो ये ओझा जी का। ऐसे महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन। इसीलिए मेवाड़ में आज भी जो होली है वो रंग पंचमी के दिन मनाई जाती है। उस दिन खेली नहीं जाती होली, जो खेलने वाली है वो धुलंडी के दिन इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को। और ये मृत्यु हुई थी उदय सिंह की गोगुंदा में, गोगुंदा उदयपुर जिले में। और वहीं पर आज भी उदय सिंह की छतरी है। महत्वपूर्ण प्रश्न, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ है? गोगुंदा में। गोगुंदा कहाँ? उदयपुर में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन। इसीलिए आज जो खेलने वाली होली होती है धुलंडी, वो मेवाड़ में रंग पंचमी के दिन मनाई जाती है, ये उस धुलंडी के दिन नहीं मनाई जाती। और इस मृत्यु के साथ ही मेवाड़ में खड़ा होता है साहब उत्तराधिकार का संघर्ष। मृत्यु के बाद होता है उत्तराधिकार का संघर्ष। और इसी संघर्ष से उब करके आता है पूरे भारत के इतिहास का वह चरित्र नायक जो बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ उसका नाम लिया जाता है, महाराणा प्रताप। हाँ तो मित्रों, उदय सिंह की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ में जो उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ, आएगा उसकी छोटी सी कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। हाँ तो मित्रों, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ में जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, हालांकि वो छोटा सा है लेकिन आएगा उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महाराणा उदय सिंह के 12 रानियां थी, लेकिन उनमें से जो उत्तराधिकार का संघर्ष चला वो 3 रानियों के पुत्रों में चला। एक रानी है इनकी धीरबाई भटियाणी और इनके पुत्र थे जगमाल। उदय सिंह के जीवित रहते धीरबाई भटियाणी ने इस जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करवा लिया साहब। ध्यान दीजिएगा, महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किससे बनाया? लिख ही देते, बनाया, बना नहीं बनाया, जगमाल को। जगमाल किसका पुत्र था? धीरबाई भटियाणी का। वैसे तो कई रानियां थी लेकिन जो सर्वाधिक प्रभाव महाराणा उदय सिंह पर था वो धीरबाई भटियाणी का था। एक गीत जो जला गीत है उसमें आता भी है ना कि राण्या मायली रानी भली भटियाणी जी, हमारी जोड़ी राजलाल मिर्गा नैनी राजलाल में तो राजरा।
तो ये धीरबाई भटियाणी के रूप का जादू उदय सिंह के सिर पर मंडरा रहा था और इसी रूप लावण्य में लुभ करके इन्होंने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो कि वाकई में इसके योग्य नहीं था। दूसरी रानी है जिनका नाम है सज्जाबाई। सज्जाबाई का पुत्र शक्ति सिंह, ये भी अपने आप को उत्तराधिकारी मानता था। लेकिन महाराणा उदय सिंह की जो पटरानी है, ध्यान दीजिएगा, रानी और यहां लिखा है मैंने पटरानी, जो सबसे मुख्य रानी होती है या राजा का जिस रानी के साथ पहला विवाह होता है वही पटरानी है। और महाराणा उदय सिंह की पटरानी थी जयवंताबाई, जो अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार कुंभलगढ़ में अखेराज सोनग्रा ने अपने पुत्री का विवाह करके सारे प्रश्नों को मिटाया था। पटरानी थी जयवंताबाई, यानी कि मेवाड़ की जो महारानी थी वो जयवंताबाई थी। और जयवंताबाई पाली के अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। और इन्हीं जयवंताबाई की कोख से राजस्थान नहीं बल्कि विश्व के इतिहास का वह पुष्प पैदा होता है जिसका नाम होता है प्रताप। दूरसाडा ने विरुद्ध क्षेत्र में लिखा भी है कि अकबर संबंध अथाह है, अकबर संबंध अथाह है जीर्ण डूबा हिंदू तुरक, अकबर संबंध अथाह है तीर्ण डूबा हिंदू तुरक, मेवाड़ो तिणमाए पोयण फूल प्रताप सी। कि अकबर एक महान समुद्र के समान है जिसमें हिंदू और तुर्कों की सारी नदियां जाकर उस समुद्र में मिल जाती है, लेकिन उस समुद्र में, उस समुद्र के पानी से अछूता रहता है वो कमल का फूल एकमात्र कोई है, मेवाड़ो तिणमाए पोयण फूल प्रताप सी। उनमें प्रताप सिंह जो मेवाड़ का शासक है वही कमल के फूल की भांति रहा। तो जयवंताबाई की कोख से जन्म लेते हैं महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 के दिन। एक बिंदु ध्यान दीजिएगा, महाराणा उदय सिंह की पटरानी जयवंताबाई थी पाली के अखेराज सोनग्रा की पुत्री। और इन्हीं जयवंताबाई के पुत्र महाराणा उदय सिंह के पुत्र हैं महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 के दिन कुंभलगढ़ किले के बादल महल में होता है। कुंभलगढ़ किले में जो बादल महल बना हुआ उसमें 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इस जन इतना प्यार करते थे प्रजा के लोग इनसे कि प्रजा में जो इनका प्रचलित नाम था वो नाम था कीका। कीका का अर्थ होता है छोटा बच्चा। जब गिरवा की पहाड़ियों में महाराणा उदय सिंह रहा करते थे उस समय जनता के बीच में रह करके जिस प्रकार उदयपुर को बसाना, उदय सागर झील का निर्माण करना, भीलों की सेना का संगठन करना, इसमें महाराणा प्रताप उन्हीं के बीच रहा, उन्हीं भीलों के बीच रहा, उन्हीं प्रजा के बीच में रहा कि वो प्रजा के लोग उसे अपना छोटा बच्चा मानते थे और उसे कीका कहा करते थे। बड़ा महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप का जो प्रजा में प्रचलित नाम था वो क्या था साहब, कीका। इस कीका या महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ किले के बादल महल में 9 मई 1540 के दिन, जो जयवंताबाई के पुत्र थे। अखेराज सोनग्रा इनके नाना का नाम था। जैसे ही महाराणा उदय सिंह की 1572 में मृत्यु हुई और मृत्यु होने के साथ ही उत्तराधिकारी किसे बनाया गया, जगमाल को। एक राज परिवारों में एक परंपरा होती है कि जब राजा का अंतिम संस्कार किया जाता है उसमें जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, अन्य अपने जैसे परिवारों में तो होता क्या है कि ज्येष्ठ पुत्र होता है वही चिता को मुखाग्नि देता है, लेकिन राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो कभी भी अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था। बाकी के पुत्री चिता को मुखाग्नि दिया करते थे और ज्येष्ठ पुत्र गद्दी खाली नहीं रहे इसलिए वो गद्दी पर बैठ जाया करता था। और इधर महाराणा उदय सिंह का हो रहा है साहब अंतिम संस्कार और इधर गद्दी पर कौन बैठता है, जगमाल। जगमाल गद्दी पर बैठ जाता है और इधर जाकर के अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप को शामिल है। जब सारे सामंतों ने देखा कि ये क्या, जगमाल गायब कैसे है, जगमाल क्यों नहीं है, जगमाल क्यों नहीं है, जगमाल क्यों नहीं है, तो सब ने वहीं पर कहा कि हो सकता है जगमाल का राजतिलक हो गया होगा। वाकई में यहां पर इसका राजतिलक भी कर दिया गया था। तो वहीं शमशान में इस अखेराज सोनग्रा के आग्रह पर सारे जो सामंत थे उन्होंने चर्चा की, बताई कि मेवाड़ का शासक बनने लायक योग्य आदमी कौन है। सबने एक स्वर में कहा कि प्रताप के अलावा कोई योग्य हो ही नहीं सकता। इसी अखेराज सोनग्रा के आग्रह की सबने रक्षा की और इसको गद्दी से हटाया साहब। गद्दी से हटाया, किसने हटाया, महत्वपूर्ण है, अखेराज सोनग्रा ने। और इसी अखेराज सोनग्रा ने राजतिलक किसका किया, प्रताप का। महत्वपूर्ण अखेराज सोनग्रा ने राज्याभिषेक किया। वही शमशान में एक चट्टान के ऊपर बैठा करके राजतिलक कर दिया गया अखेराज सोनग्रा के द्वारा। और इस प्रताप की कमर में जो शाही तलवार होती है वह शाही तलवार बांधी थी कृष्णदास ने, शाही तलवार कृष्णदास ने बांधी।
महाराणा प्रताप के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरे भारत के लोग याद रखते हैं, पूरे विश्व के लोग याद रखते हैं। लेकिन अपने तो घर के आदमी हैं साहब, अपने तो घर का आदमी है, अपने को तो पूरी जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए। शाही तलवार कृष्णदास ने बांधी। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप के राह में जो कांटे आए थे, उन कांटों को हटाने वाला जो था वो था अखेराज सोनगरा, जो महाराणा प्रताप का नाना था। महाराणा प्रताप ने इसको गद्दी से हटाया जगमाल को। महाराणा प्रताप की जगह जगमाल जो उत्तराधिकारी बन गया था, इसको गद्दी से हटाया अखेराज सोनगरा ने, और अखेराज सोनगरा ने इसका राज्याभिषेक किया। और याद रखना साहब, ये राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है। वहीं शमशान में बिठाकर एक चट्टान के ऊपर इनका वो राज्याभिषेक कर दिया गया। लेकिन यही प्रश्न आए कि इस महाराणा प्रताप का विधिवत बाकायदा पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ राजमुकुट धारण करवा के, क्योंकि शमशान में वहां राजमुकुट तो जगमाल के सिर पड़ता है, वहां था नहीं। विधिवत अगर राज्याभिषेक की बात आए तो अपने को राज्याभिषेक के बारे में, विधिवत राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ तो गोगुंदा। अगर इसी में विधिवत जुड़ जाए तो अपने को बताना कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में। और वैसे राज्य तिलक वहीं पर कर ही दिया गया था। अब साहब जैसे ही अखेराज सोनगरा ने जगमाल को हटाया और ये जगमाल चला गया अकबर की शरण में, अकबर की शरण में चला गया। शत्रु का शत्रु अपना दोस्त, शरण में चला गया। और महाराणा प्रताप के एक सहयोगी थे सिरोही के राजा राव सुरतान। राव सुरतान के खिलाफ जब जगमाल सेना लेकर के सिरोही पर आक्रमण करता है, और ये जगमाल जो ये युद्ध हुआ था सुरतान और अकबर की सेना के बीच, सुरतान और जगमाल के बीच, ये 1583 में युद्ध हुआ, दत्तानी का युद्ध। इस दत्तानी के युद्ध में हो जाती है इसकी मृत्यु राव सुरतान से लड़ते हुए। अब साहब दूसरी रानी है सज्जाबाई। सज्जाबाई का जो पुत्र था शक्ति सिंह, ये भी अकबर की शरण में चला गया था। यानी कि आप सोच सकते हैं, भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है और भाई से बड़ा कोई सहायक नहीं है। सबसे बड़ी अगर शत्रुता कोई निभा सकता है तो वो भाई ही होता है। सारे भाई, ये भी अकबर की शरण में चला गया। ये जगमाल का छोटा भाई जो सागर था, वो भी अकबर की शरण में चला गया, अकबर की शरण में। लेकिन इसी शक्ति सिंह का जो अकबर की शरण में चला गया था, भाव उमड़ता है हल्दी घाटी के युद्ध में। और किस प्रकार जब चेतक की मृत्यु हो जाती है, अपना घोड़ा देकर के महाराणा प्रताप को बचाता है। क्योंकि कहते भी हैं गोडा पेट का नहीं लुढ़या करे है, भाई नेर पानी नहीं मिलता कोई टेम को नहीं लगे। आइए मित्रों, अपने करीब करीब जानकारी हासिल की, लेकिन महत्वपूर्ण जो जानकारी है कि प्रताप का जन्म 9 मई 1540 के दिन कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। इनकी माताजी का नाम जयवंताबाई था। इनका जो राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। लेकिन यही प्रश्न पूछा जाए कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहां हुआ, तो वह उत्तर होगा कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप के जो धीरबाई बटियाणी जो इनकी माता थी, इनके जगमाल जो पुत्र था वो उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन जब इसको गद्दी से हटा दिया गया तो ये अकबर की शरण में चला गया। जगमाल को गद्दी से हटाने वाले थे अखेराज सोनगरा, और अखेराज सोनगरा ने प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक किया। विधिवत हुआ इनका कुंभलगढ़ में। और इनके कमर में जो शाही तलवार बांधी थी वो बांधी थी साहब कृष्णदास ने। और महाराणा उदय सिंह की जो पटरानी थी वो भी जयवंताबाई थी। आइए तो मित्रों, जानते हैं अपन मेवाड़ के इतिहास के सबसे उज्जवल पृष्ठ को, सबसे उज्जवल पन्ने को। महाराणा प्रताप जो 57 साल का जीवन काल इनका रहा, और 57 साल के जीवन काल में इन्होंने जो इतिहास रचाया वो आज भी पूरे विश्व के इतिहास में सबसे अलबेला इतिहास है। ये 1572 में मेवाड़ के शासक बने और 1597 तक मेवाड़ के शासक रहे। यानी कि शासक तो ये जंगलों के रहे साहब। आज भी अरे घासरी रोटी न जद बन बिलावड़ो ले बागियो नानू सो अमरियो चीख पड़ो, कविता सुनते तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं साहब। 1572 से 1597 तक इनका राजकीय काल रहा मेवाड़ में। 57 साल का कुल जीवन रहा। और कहते हैं कि सातपुरुषारा जीवना थोड़ा ही बल्ला, सातपुरुषारा जीवना थोड़ा ही बल्ला। ये थोड़े से जीवन में इन्होंने जो इतिहास रचाया आएगा उसकी वानगी अपन देखते हैं। इस महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। जो एक भेजा था 1572 में और 3 शिष्टमंडल भेजे थे 1573 में। याद रखना इनकी डेट, 1 72 में, 3 73 में। इन्होंने भेजा सबसे पहले खां को, फिर सिंह को, फिर दास को, फिर मल को। याद रखना एक नाम, खां सिंह दास मल, खां सिंह दास मल, खां सिंह दास मल। सबसे पहले आया जलाल खां 1572 में, बाकी सब आए 1573 में।
मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। लेकिन किसी की भी नहीं मानी। मानसिंह के समय तो एक बड़ा ही गजब का वाकया भी हुआ साहब। जब महाराणा प्रताप मानसिंह के साथ भोजन करने नहीं है और इन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया था। वो घटना एक लंबी चौड़ी घटना है और मैं यहां बताना भी नहीं चाहता। आएगा अपन बिंदुवार चलते हैं। जब चारों के चारों जो शिष्टमंडल आए सारे महाराणा प्रताप को मनाने में असफल रहे, तो महाराणा प्रताप ने देखा कि क्या किया जाए, इस शेर का क्या करें जो बड़ा ही अड़ियल शेर है। तो अकबर ने युद्ध के माध्यम से इसको बंदी बनाने की योजना बनाई। युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई। सारे के सारे असफल रहे। तो और ये जो योजना जिस जगह पर इन्होंने बनाई थी, याद रखना वह योजना बनाई थी इसने अकबर ने अजमेर में। अजमेर में आज भी बना हुआ है अकबर का किला। इसी अकबर के किले में बनाई गई थी। इस अकबर का किला को मैगजीन का किला भी कहते हैं। मैगजीन का किला। इसी में हल्दी घाटी के जो युद्ध हुआ उसके लिए अकबर ने बनाया था अपना शस्त्रागार। पूरे शस्त्र यहीं पर रखे गए, अगर कम पड़ जाए तो वो शस्त्र। और यही था इसका जो खजाना था, जहां पर धन रखा जाता है, वो दौलत खाना बनाया गया। धन को दौलत भी कहते हैं, इसलिए दौलत खाना। याद रखिएगा, हल्दी घाटी की जो योजना बनी थी, हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना, और उस योजना का जो मुख्य बिंदु था वो था कि महाराणा प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाना है और अकबर के दरबार में उसे हाजिर करना है। देखे इसकी अकड़ तो मिटाए, लेकिन अलादीन अकबर तणी मिटकी सरब मरोड़, कीरत खम कतना कते ओ वही चित्तौड़। साहब अकबर ने ये योजना बनाई, खुद अजमेर आया। अजमेर में आकर के जो अजमेर का में जो अकबर का किला है, इस अजमेर के अकबर के किले में इसकी योजना बनाई गई। इसे मैगजीन का किला भी कहते हैं। यहीं पर शस्त्रागार बनाया अकबर ने और यही था दौलत खाना, जहां पर युद्ध के लिए जो आवश्यकता पड़े उस धन की व्यवस्था यहीं की गई। और यहीं पर योजना में अकबर ने 2 सेनापति नियुक्त किए। एक आमेर का युवराज मानसिंह और दूसरा जो सेनापति था वो था आसफ खां। और इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई कि आपको युद्ध के माध्यम से महाराणा प्रताप को बंदी बनाना है। ये दोनों थे उस समय मुगलिया सल्तनत के सेनापति। और इन्हीं सेनापतियों द्वारा सेना ले जाने के बाद होता है साहब विश्व के इतिहास का वह युद्ध, जिस युद्ध स्थल की मिट्टी को पवित्र मान करके हर बंदा अपने मस्तक पर लगाना चाहता है, हल्दी घाटी का युद्ध। जो साल का सबसे गर्म दिन होता है, उस दिन वो युद्ध हुआ था 1576 में। आइएगा हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानते हैं। लेकिन एक बार दोहरा लेते हैं एक एक बात को। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक मेवाड़ के शासक रहे। कुल जीवन रहा इनका 57 साल। इसको समझाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे, जिसमें पहला था जलाल खां, दूसरा मानसिंह, तीसरा भगवान दास और चौथा टोडरमल। जलाल खां आया था 1572 में, बाकी के तीनों के तीनों आए थे 1573 में। चारों के चारों इसको मनाने में असफल रहे। तो अकबर ने योजना बनाई कि इस महाराणा प्रताप जो अड़ियल है इसको बंदी बनाया जाएगा। और बंदी बनाने की जो योजना बनाई थी वो बनाई थी अजमेर में। अजमेर में जिस जगह योजना बनाई वो है, उस स्थान का नाम है अकबर का किला, जिसे मैगजीन का किला भी कहते हैं। यही अकबर ने अपना शस्त्रागार बनाया, यहीं पर दौलत खाना बनाया और 2 सेनापति नियुक्त किए गए, एक मानसिंह एक आसफ खां। और इन दोनों को सेना लेके भेजा गया और इनके बीच होता है घमासान वह युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ तो मित्रों, अंतिम बार जब टोडरमल 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने आए तो तय हो चुका था कि अब की बार तो आर पार का युद्ध होना निश्चित हो चुका है। इधर महाराणा प्रताप भी अपनी तैयारी में जुटे थे और जो भीलू राणा थे, राणा पूंजा के नेतृत्व में भीलों की सेना का संगठन करके और अपने तमाम जो मित्र थे उन सभी के सहयोग से एक शानदार युद्ध की तैयारी कर रहे थे। और इधर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए अकबर भी अपनी पूरी योजना बना चुका था और आसफ खां और मानसिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी के मैदान में उस सेना को भेजता है। और आइएगा उस घटना को जानते हैं जो बहुत प्रसिद्ध राजस्थान की कविता भी रही। हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो यसवार कठे,
मायड़ थारो वो पूत कठे वो, महाराणा प्रताप कठे वो अठे है साहब। आओ एक एक बार हम जानकारी। अब साहब आसफ खां और मान सिंह सेना लेकर के मेवाड़ की तरफ कूच करते हैं और मेवाड़ के सूरमाओं और मुगलिया सल्तनत के वीरों के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध को इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह हल्दी घाटी का युद्ध नाम देन है श्यामलदास की। वहां की जो घाटी है उसमें जो पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है, तो हल्दी जैसा रंग होने की वजह से उसे हल्दी घाटी नाम जिसने दिया वो वीर विनोद के लेखक श्यामलदास ने दिया। इसी को खमनोर का युद्ध भी कहते हैं, और खमनोर का युद्ध इसको जिसने कहा है वो अबुल फजल ने अकबरनामा और आईन अकबरी में इस युद्ध को खमनोर के युद्ध के नाम से ही वर्णित किया है। इस युद्ध का आंखों का हाल जो खुद सेना में शामिल था, जो लड़ाकू के रूप में, वो था बदायूनी। बदायूनी ने इस युद्ध को कहा है गोगुंदा का युद्ध, और तो कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को कहा है मेवाड़ की थर्मोपली। एक एक नाम बड़े महत्वपूर्ण है। हल्दी घाटी का युद्ध नाम किसकी देन है, ये नाम किसने कहा, किसने वर्णन किया, श्यामलदास ने। इसी हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या नाम से वर्णन किया है, खमनोर के युद्ध के नाम से। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने किस नाम से लिखा है, गोगुंदा का युद्ध। और हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा जाता है, हल्दी घाटी युद्ध को। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा, जेम्स टोड ने। जैसा आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये युद्ध होता है 21 जून 1576 के दिन। कई जगह 18 जून भी मिलता है, लेकिन ये सही तिथि 21 जून, जो गर्मी का सबसे प्रचंड दिन होता है। उसी दिन वो सूर्यवंशी महाराणा प्रताप ने सूर्य का सा जो ओज हल्दी घाटी के मैदान में दिखाया, आएगा उसी के बारे में चर्चा करते हैं। एक तरफ अकबर की सेना का सेनानी मान सिंह हाथी पर बैठा है, और एक तरफ अपने चेतक घोड़े पर बैठा है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का चेतक वह मत वाला था, इस समय यूं कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप स्वयं एक लिंग जैसा था, और जिस चेतक पर बैठा था वो चेतक बिल्कुल नंदी जैसा लग रहा था। और इतना ऊंचा उसका कद था चेतक का कि आप सोच सकते हैं कितना तगड़ा होगा चेतक। चेतक जिस सवार को लेकर के युद्ध में विद्युत की गति से दौड़ रहा था, उस सवार के भाले का वजन 1.25 मन था, उसके मुकुट का वजन 1.25 मन था, उसकी जूतियों का वजन 1.25 मन था, उसके कवच का वजन 1.25 मन था। जो इतना वजन लेकर जो घोड़ा विद्युत की गति से, बिजली की गति से, तड़िता की गति से दौड़ रहा है, तो निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं उसका कद कैसा होगा, बिल्कुल हाथी जैसा घोड़ा। और महाराणा प्रताप ने अपने चेतक घोड़े को हाथियों को भ्रमित करने के लिए उस युद्ध में सूंड भी लगा दी थी, ताकि हाथी ये समझे कि घोड़ा नहीं है, वाकई में हाथी है, हाथी जैसे शरीर वाला। अब महाराणा प्रताप को युद्ध लड़ते लड़ते, वो तो अपनी छापामार पद्धति से लड़ रहे थे, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ करके बुरी तरीके से मुगलिया जो सेना थी उसको लोहे के चने चबा रहे थे साहब। और अचानक जब महाराणा प्रताप की सेना जीतने लगी, चारों तरफ अकबर की सेना में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया, महाराणा प्रताप की सेना में जोश आया, और महाराणा प्रताप भी लड़ता लड़ता उतर के मैदानी क्षेत्र में आ गया, नीचे के क्षेत्र में आ गया। तलवार चली थासोर मौत से बचो बचो, तलवार चली कभी इधर चली कभी उधर चली, थासोर मौत से बचो बचो। चेतक की गति बड़ा श्यामनारायण पांडे ने हल्दी घाटी जो खंड का भी लिखा, बड़ा अद्भुत लिखा है। अब साहब महाराणा प्रताप को अचानक दिख गया मान सिंह, वही मान सिंह जिसने कहा था कि मैं तेरे पेट के दर्द की दवाई आगरा से लेके आऊंगा, आएगा उसी की तरफ चलते हैं। महाराणा प्रताप ने जैसे ही मान सिंह को देखा और मान सिंह की तरफ अपना घोड़ा चेतक लेके चला, और चेतक जैसे ही मान सिंह के हाथी के सामने आया, चेतक को हेड लगाई, चेतक ने अपने दोनों टांग ऊपर उठा के हाथी के सिर पर टिका दिया, हाथी का सिर फूट गया, और भाले से वार किया साहब मान सिंह पर, भाले से वार किया महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर। और इसी वार से बचने के लिए मान सिंह हाथी के होदे में छिप गया, होदा जिस पर वो बैठते हैं, होदे में छुप गया। अन्यथा अगर वह मान सिंह उस समय झुका नहीं होता तो निश्चित रूप से महाराणा प्रताप के भाले के वार से वो मारा जाता। लेकिन इतने में ही जो अकबर की योजना थी उसे बंदी बनाने की, सबको पता चल गया, और मान सिंह की सेना ने, यानी कि यूं कह सकते हैं मान सिंह और अकबर लड़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये युद्ध जो हल्दी घाटी का हुआ, इसका अगर प्रश्न में उत्तर आए तो अपने को देना है अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप को सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया,
अब महाराणा प्रताप ने देखा कि यार अपना इस प्रकार से घाटी के मैदान में जो उतरना था ये ठीक नहीं। और उसी समय महाराणा प्रताप पर नजर पड़ती है जो महाराणा प्रताप की विश्वसनीय सेनानी थे जिनका नाम था झालामान, झालामान या झालामान सिंह। और इसी झालामान ने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए, जब देखो हुआ क्या कि जब मान सिंह के हाथी पर उसने मान सिंह के हाथी पर जब चेतक ने अपने दोनों अगली टाप टिकाई, उस समय मान सिंह के हाथी की सूंड में तलवार लगी हुई थी, खंजर लगा हुआ था। उस तलवार से चेतक की एक टांग कट गई और उसी समय महाराणा प्रताप चारों तरफ से घेरा गया। उस समय नजर पड़ी झालामान की। ये झालामान मेवाड़ के इतिहास में वही काम करता है साहब जो पन्नाधारी ने किया। और इसी झालामान ने महाराणा प्रताप को जल्दी से उसके मुकुट अपने ऊपर धारण कर लिया। महाराणा प्रताप का झंडा जो सूर्य का निशान होता है मेवाड़ का, राज के चिन्ह, वो सारे के सारे खुद ने धारण किए। और मजे की बात, दोनों की महाराणा प्रताप और झालामान की दोनों की शक्ल कुछ मिलती जुलती थी। अब सेना ने झालामान को समझ लिया प्रताप, और जिन्होंने ये घेरा चारों तरफ डाल रखा था महाराणा प्रताप के ऊपर, सबके सब किस पर टूट पड़े? झालामान पर। और महाराणा प्रताप साहब यहां से निकलता है, लेकिन एक टांग कटा हुआ वो चेतक, एक टांग नहीं 3 टांगों पर चलता 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 चेतक पहुंचता है बनास नदी की का पाट आ जाता है साहब। 32 फुट चौड़ा वह पाट और 3 टांग वाला घोड़ा। आखिर महाराणा प्रताप ने लगाई एड और साहब चेतक बनास को पार करके सीधा इधर आता है और गिरते ही यहां पर हो जाती है चेतक की मृत्यु। जैसे ही चेतक की मृत्यु हुई, इधर झालामान जो जिसने राज के चिन्ह धारण किए थे, ये लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, लड़ता हुआ वीर गति पाई। और इधर सोच लिया कि महाराणा प्रताप मारा गया है, और साहब इधर महाराणा प्रताप चेतक पर बैठ करके 32 बनास का जो नाला है वो पार करके सुरक्षित पहुंच जाते। लेकिन कुछ सैनिक थे जिनको पता चल गया, युद्ध में देखो कई स्थितियां होती है, तरह तरह का कोलाहल होता है। कई जो मुगल सैनिक थे उन्होंने पीछा किया महाराणा प्रताप का, जिनको पता चल गया। अब साहब ये पीछा करते करते ये भी वहीं पर आ जाते जहां चेतक मरा पड़ा है। लेकिन वो मैंने पहले भी चर्चा की थी कि गोटा पेट का नहीं लोलिया करे है, भाई नर पानी नहीं मिलता कोई बरस कौन लगे। उस समय जो पीछा कर रहे थे उन मुगल सैनिकों का सामना हो जाता है किससे साहब? शक्ति सिंह से। और ये जो शक्ति सिंह जो मुगल सेना में चला गया था, महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, इस शक्ति सिंह के घोड़े का नाम था जो चेतक की मृत्यु पर ही अपना घोड़ा जिसका नाम था त्राटक घोड़ा। ये 3 भाई थे, चेतक, त्राटक और नाटक। कभी ये हालांकि अपने जीके की दृष्टि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी कभी बैठेंगे तो अपने इसकी चर्चा करेंगे। चेतक, त्राटक और नाटक तीनों सगे भाई थे। जो चेतक घोड़ा था वो महाराणा प्रताप के पास था, त्राटक घोड़ा शक्ति सिंह के पास था, और जो नाटक घोड़ा था वो परीक्षण में मारा गया था। तो आइएगा देखते हैं, त्राटक घोड़ा महाराणा प्रताप को शक्ति सिंह देता है, और इसी त्राटक घोड़े पर बैठकर महाराणा प्रताप सुरक्षित वहां से पलायन कर जाता है। महाराणा प्रताप जिस गांव में पहुंचा उस गांव का नाम है कोल्यारी। कोल्यारी पहुंचा, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोल्यारी गांव में पहुंचा, और यही कोल्यारी गांव के स्थानीय बासिंदों ने इसको शरण दी। तो हल्दी घाटी के युद्ध में घायल चेतक पर बैठकर दौड़ते हुए महाराणा प्रताप की मदद किसने की? शक्ति सिंह ने। शक्ति सिंह ने चेतक घोड़े की मृत्यु के बाद जो घोड़ा दिया उसका नाम क्या था? त्राटक घोड़ा। त्राटक घोड़े पर बैठकर महाराणा प्रताप कहां पहुंचे साहब? कोल्यारी गांव में। इसी कोल्यारी में इन्होंने शरण दी, और जिस जगह पर चेतक की मृत्यु हुई वहीं पर आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है। चेतक का चबूतरा है, चेतक की छतरी है, और जिस जगह पर ये चेतक की छतरी है या समाधि है या स्मारक है, अपने को अगर पूछ लिया जाए, वो स्मारक है साहब बलीचा। ये हल्दी घाटी में ही है बलीचा भी, राजसमंद जिले में। याद रखना ये जो युद्ध जिस जगह हुआ था, अपने कहां लिखे हैं, ये युद्ध जिस जगह पर हुआ था वो जिला अगर पूछा जाए हल्दी घाटी के युद्ध का, तो जिला देना अपने को राजसमंद है। इस प्रकार त्राटक घोड़े पर बैठकर कोल्यारी पहुंचे। याद रखना ये भी महत्वपूर्ण है, कोल्यारी गांव जिस जिले में पड़ता है वो जिला है उदयपुर।
इस प्रकार मान सिंह और आसफ खां जो मंतव्य लेकर के आए थे वह पूरा नहीं हो पाया और महाराणा प्रताप की जगह झालामान महाराणा प्रताप के भरोसे वीर गति को प्राप्त होते हैं। मैं बाँच्यो है इतिहास में मायड़ थे एड़ा पूत जिण्या, थणपान लजायो नी थारो रणबीरा में सरदार बण्या। आइएगा रणबीरों के उस सरदार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जिस प्रकार महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 21 जून 1576 के दिन जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनके प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। अगर मित्रों ये पूछा जाए कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध है उसका परिणाम क्या रहा, तो अपने को उत्तर देना है अनिर्णायक। क्योंकि बहुत से इतिहासकार कहते हैं इसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई, बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि इसमें अकबर की जीत हुई, लेकिन इसका जो सही उत्तर माना जाता है वो माना जाता है अनिर्णायक, यानी कि इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। कह नहीं सकते ये जीता या वो जीते, इनके दोनों की बराबरी सी भूमिका रही। और ये जो कथन जिस विद्वान का है उनका नाम है गोपी चंद शर्मा, और इन्हीं गोपी चंद शर्मा का ये जो कथन है माना जाता है सर्वमान्य, यानी कि सभी विद्वानों ने मान लिया कि हाँ यार जो आपने जो रिजल्ट निकाला वो ये बिल्कुल ठीक है और यही बिल्कुल सही था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ तो साहब अथाह सेना थी, वो मैंने दोहा भी बताया था अभी कि अकबर संबंध अथाह जीर्ण डूबा हिंदू तुर्क मेवाड़ो तिणमाई पोयण फूल प्रताप सिंह, ये अकेला कमल था इसके पक्ष में। देखिएगा इसकी पंखुड़ियां कौन कौन थी इस कमल के फूल को जिन्होंने पल्लवित करने में सहयोग किया। महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे हकीम खां सूर, महाराणा प्रताप की सेना के अग्रिम दस्ते के जो सेनापति थे वो हकीम खां सूर थे। और जब युद्ध से पहले हकीम खां सूर को महाराणा प्रताप ने पूछा तो हकीम खां सूर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि महाराणा साहब इस हाथ से खड्ग छूटेगी नहीं, भले ही प्राण क्यों नहीं छूट जाएं। और हकीम खां सूर की मृत्यु के बाद भी उसके हाथों से तलवार छुड़ाने का जो प्रयास किया गया तो तलवार भी नहीं छूटी और तलवार सहित ही हकीम खां सूर को दफनाया गया, जिनकी मजार आज भी हल्दी घाटी के युद्ध में एक जो जगह है जिसका नाम है रक्त तलाई, रक्त तलाई में इनकी मजार बनी हुई है और तलवार सहित इनको दफनाया गया था। इतना उद्भट वीर था कि युद्ध के बाद भी इनके हाथ से तलवार नहीं छूटी। ताराचंद, ताराचंद एक जैन व्यापारी था और जो भामाशाह था ना, जो जिन्होंने अपना पूरा धन महाराणा प्रताप को दे दिया था, उसी भामाशाह का भाई था ये ताराचंद। सिरोही का मानसिंह सोनगरा, मानसिंह सोनगरा भी साहब इनके पक्ष में था। ग्वालियर का राजा रामशाह और उसका पुत्र शालीवाहन, इनसे ग्वालियर छीन लिया गया था और ये महाराणा की सेना में आ गए थे। और वाकई में महाराणा प्रताप का कंधे से कंधा मिलाकर जिस व्यक्ति ने सहयोग किया वो था ग्वालियर का राजा रामशाह और पुत्र शालीवाहन, और दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। भीलू राणा के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो है राणा पुंजा, जो भील सेना के सेनापति थे और बाकी तलवारों और भालों से लड़ रहे थे। ये गोफण से युद्ध लड़ रहे थे। गोफण एक हथियार होता है जिसमें चमड़े के आगे पत्थर डाल करके यूं घुमा करके ऐसा मारा जाता है कि अगले के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। पुंजा, लूणकरण, अन्य शंकरदास राठौड़, झालामान और झाला बीदा। झालामान के बारे में भी अपन जानकारी हासिल कर चुके हैं कि किस प्रकार जब महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की टांग कटी, झालामान ने सारे जो राज चिन्ह थे वो धारण किए। कई जगह ये भी मिलता है कि झाला बीदा ने वो राज चिन्ह धारण किए, जो गलत है। सत्य में ये झालामान ने सारे राज के चिन्ह धारण किए थे। इस युद्ध में बदायूंनी खुद शामिल था। बदायूंनी ने इस युद्ध में देखा कि मेवाड़ के जो सेनानी हैं, मेवाड़ के जो सैनिक है, सबकी केसरियां पगड़ी केसरियां बाने। अकबर की सेना के जो मुस्लिम सैनिक थे उन सबकी जो पोशाक थी वो हरी थी, लेकिन साथ में मान सिंह की सेना भी थी जिसकी जो पोशाक थी वो केसरिया थी। अब बदायूंनी चक्कर में पड़ गया कि मारे तो हर एक सैनिक को जानना तो ऐसा आसान होता नहीं है। बदायूंनी ने देखा यार मारे तो कैसे मारे, अगर केसरियों को मारे और मान लीजिए केसरिया ड्रेस पहने हुए को मार दिया और वो अगर पता चल गया कि ये तो अपना खुद का सैनिक था, जयपुर का आमेर का था, तो बदायूंनी ने एक बात कही। आसफ खां को पूछा उसने, बदायूंनी ने युद्ध में बदायूंनी ने पूछा कैसे पहचान हो कि ये केसरिया पहना हुआ, ये केसरिया पहना सैनिक अपना है, केसरिया पहना सैनिक अपना है, कहीं मारा नहीं जाए, अपन कहीं इस अमेरिकी सैनिकों को ही मारते रहे।
तब आसफ खान ने जवाब दिया, आप तो बेखौफ होकर तलवार चलाते जाएं, किसी भी पक्ष का हिंदू मरे, किसी भी पक्ष का, यानी कि आप तो मारते जाओ, जो भी हिंदू मरे, चाहे वो मान सिंह का सैनिक मरे, चाहे महाराणा प्रताप का मरे, मुसलमानों को तो फायदा ही है साहब। और इसी युद्ध में आसफ खान ने जिहाद का नारा दिया था, ताकि सेना प्राणपण लड़। याद रखना कि हल्दी घाटी के युद्ध में जिहाद का नारा किसने दिया? आसफ खान ने। और कई लोग तो यहां तक भी कहते हैं इतिहासकार कि आसफ खान के द्वारा जो जिहाद का नारा दिया गया, इसी की वजह से मान सिंह के बिल्कुल नजदीक आ चुके महाराणा प्रताप को मान सिंह ने जानबूझ के जाने दिया। और हो सकता है साहब, मान सिंह की पूरी सेना से घिरने के बाद भी, मान सिंह के बिल्कुल सम्मुख सामने खड़ा होने के बाद भी महाराणा प्रताप यदि सुरक्षित निकल के जाता है, तो महाराणा प्रताप के सूर्य पर तो कहीं भी प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अपन मान सकते हैं कि मान सिंह का भी सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति रहा। इसके पीछे जो कारण था वो था आसफ खान के द्वारा जिहाद का नारा दिया जाना, सभी मुस्लिम सैनिकों को कहना कि धर्म का युद्ध है, मारो इन काफिरों को। इस वजह से मान सिंह ने थोड़ा बहुत उसके प्रति अपना जो नम्र रवैया था वो अपनाया। आइए तो मित्रों, हल्दी घाटी के बारे में अन्य जानकारियां प्राप्त करते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी के बारे में एक बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। ना जाने हल्दी घाटी के बारे में कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कितने प्रश्न पूछे जाने शेष हैं, इसलिए हमें हर एक बिंदु पर गंभीरता के साथ दृष्टिपात करना है। हर बिंदु को अपन पूर्णतया अपनी ऊर्जा के साथ अपने को पढ़ना है और अपने को याद भी रखना है, संजो के रखना है उसको। हल्दी घाटी का युद्ध जो राजसमंद में हुआ, इसके कई नाम थे, इनके बारे में अपन चर्चा कर ही चुके हैं। इस युद्ध में जब महाराणा प्रताप के सामने अकबर की सेना के पांव बिल्कुल उखड़ गए, अकबर की सेना घबरा गई, भागने लगी, बचाओ बचाओ, उस समय देखा यार क्या करें, तो मेहतर का नाम के एक सेनानी थे, उन्होंने अफवाह फैला दी कि अकबर आ गया, अकबर आ गया, अकबर आ गया। अकबर आने की सूचना सुनकर के भागती हुई जो अकबर सेना थी वो पुनः थम गई, और इस प्रकार थोड़ा सा अकबर का जो पक्ष था थोड़ा सा भारी पड़ने लगा। तो याद रखना कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई, ये महत्वपूर्ण है, मेहतर खान ने। इस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब पूर्णतः कहा गया था, मान सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको महाराणा प्रताप को बंदी बनाना है, और अभी मैंने एक शंका जाहिर भी की थी, हो सकता है इसमें मान सिंह की कहीं जानबूझ करके कोई हो, इसीलिए उसकी ड्योढ़ी बंद की साहब। ड्योढ़ी बंद का मतलब, ड्योढ़ी का मतलब होता है दरवाजा। मुगल दरबार के दरवाजे में प्रवेश तेरा बंद है, और ये ड्योढ़ी बंद यानी कि दरबार में प्रवेश है, ये 6 माह तक रहा साहब। 6 माह तक दरबार में प्रवेश वर्जित, यानी कि सीधा सा अपन कह सकते हैं मुंह मत दिखाना मुझे, बड़े आगे ना मुंडो आए है ले रहे, दोबारा दरबार में आ मत जाना। 6 महीने तक ये इनका ड्यूटी बंद की गई साहब। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने देख लिया कि आर पार की लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, आर पार की लड़ाई में अपने बहुत ज्यादा सैनिक मारे जा सकते हैं, और अपनी जो ये भौगोलिक स्थितियां हैं, जो पहाड़ियां चारों तरफ हैं, इसमें अपने को जो भील प्रणाली है, जो छापामार युद्ध की प्रणाली है, वही अपनानी चाहिए। और इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई, जिसे अपन छापामार युद्ध प्रणाली भी कह सकते हैं। इसके बाद में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कभी भी आमने सामने की लड़ाई ना लड़ करके एक नीतिपूर्ण लड़ाई, गुरिल्ला पद्धति या छापामार युद्ध का प्रयोग किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का जो हाथी था राम प्रसाद, यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, पिछली बार रीट में भी आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, याद रखना था, इसका नाम है राम प्रसाद, जिसका मुगलों ने पकड़ लिया था इसको, और नाम बदलकर इसका नाम कर दिया था पीर प्रसाद। महाराणा प्रताप के पास इसका नाम था राम प्रसाद, और मुगलों पकड़ ले गए, इसका नाम कर दिया पीर प्रसाद। और ये पीर प्रसाद ने मुगलों के चंगुल में आने के बाद ना तो पानी ग्रहण किया, ना उनका कुछ चारा खाया, और इस प्रकार पीर प्रसाद कुछ दिनों बाद खुदा का बंदा बन गया, खुदा को प्यारा हो गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के जो अन्य हाथी थे, उनमें एक का नाम था गजराज, एक का नाम था सोनू, एक का नाम था लूणा। लेकिन याद रखना, महाराणा प्रताप के जो मुख्य घोड़ा था उसका नाम था चेतक, और मुख्य हाथी का नाम था राम प्रसाद। अगर राम प्रसाद नहीं है, कि यानी पूछ ले कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के जो हाथी थे उनके क्या क्या नाम थे और उसमें राम प्रसाद नहीं है, तब अपने को चिंतन करना कि वो उत्तर देना गजराज, सोनू और लूणा। इस युद्ध में जिस हाथी पर मान सिंह बैठा था और महाराणा प्रताप ने जब भाले से वार किया उससे बचने के लिए बैठ गया, उस हाथी का नाम था हवाई।
लेकिन साथ में जो एक हाथी और था जो तलवार सूंड में लेकर मारकाट मचा रहा था, उसका नाम था मर्दाना। इस प्रकार अगर पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के हाथियों के क्या क्या नाम थे, एक का नाम था मर्दाना और एक का नाम था हवाई। इस युद्ध के बाद में जो छापामार युद्ध किया गया, या हल्दी घाटी के युद्ध में भी जो भीलों की सेना थी उसने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। छापामार युद्ध ही लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप भी उसी में शामिल थे, लेकिन जब वो जीतने लगे तो जोश में मैदान में उतर के आ गए और चित्त की वो टांग कट गई। तो छापामार युद्ध का नायक या यूं कह सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो भील सेनापति थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था पूंजा भील, जिसे भीलू राणा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बिंदु महत्वपूर्ण है ये, बहुत से लोग देखते हैं कि साहब हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। ना साहब, ये मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच नहीं, इस युद्ध का जो सटीक उत्तर है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का टीलासु शिव पार्वती युद्ध देख रहा, हल्दी घाटी का टीलासु शिव पार्वती युद्ध देख रहा, और मेवाड़ी वीरानी ताकत खुदरी निद्रा सु तोल रहा। बोलिया शिवजी सुन पार्वती मेवाड़ भौम की बलिहारी, बोलिया शिवजी सुन पार्वती मेवाड़ भौम की बलिहारी, जो अच्छा कर्म करे जग में वो 8 जन्म ले नर नारी। आएगा हल्दी घाटी के बारे में जो अन्य जानकारी है, जिसके बारे में स्वयं भगवान स्वयं वो शिव भी कहते हैं कि भाग्यशाली नर होता है वो मेवाड़ में जन्म लेता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था इसमें अकबर के सैनिकों की संख्या थी 80,000 और महाराणा प्रताप के सैनिक थे मात्र 20,000। यानी कि इस युद्ध में जो सेना का जो अनुपात था वो था 4:1। 4 के अनुपात में थी अकबर की सेना और 1 के अनुपात में थी प्रताप की सेना। ध्यान दीजिए, केवल 20,000 सैनिकों ने 80,000 सैनिकों की ऐसा रगड़ के रख दिया कि आज भी जब अगर सपने में भी मुगलों की अगर महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध आ जाता है तो तौबा तौबा करने लग जाते हैं। इस युद्ध में जो लेखक साथ था जिसने इसका सजीव वर्णन किया है उसका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, और बदायूनी के नाम से सर्वाधिक इसके प्रश्न आते हैं। तो बदायूनी ने इसका सजीव वर्णन किया क्योंकि ये युद्ध में शामिल था और इसी ने तो कहा था कि चारों तरफ केसरियां देख रहे हैं, किस केसरिया को छोड़े किसको मारें। तब आसफ खान ने कहा था कि आप तो तलवार चलाते जाएं, कोई भी हिंदू मरे फायदा इस्लाम का होगा। इसने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है मुंतकाब उल तवारीख, और जो फारसी भाषा में इसमें लिखा है मुंतकाब उल तवारीख, जो फारसी भाषा में है। और ये जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, ध्यान दीजिएगा इस बिंदु पे, ये अकबर की नीतियों का विरोधी इतिहासकार था। ऐसा कौन सा इतिहासकार था जो अकबर की नीतियों का विरोध किया करता था? वो था अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी कि बदायूनी। इस युद्ध में के बाद महाराणा प्रताप की जो आर्थिक स्थिति थी, यानी कि आपने क्या करना, गाड़ी चिल्लाऊं चिग्गी, आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई, यानी कि धन उनके पास बचा नहीं, ना कोई राजस्व की प्राप्ति हो रही थी। पूरे जन जो आवाल वृद्ध तमाम नारियां तक महाराणा प्रताप के लिए लड़ने को तैयार थे। तमाम कल कारखाने खेती पूर्णतः उजड़ चुकी थी। उस समय जो महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करता है वो है भामाशाह जैन। इसी भामाशाह जैन ये पाली का रहने वाला था। भामाशाह जैन था साहब पाली का, जिसके भाई ताराचंद ने तो हल्दी घाटी के युद्ध में बड़ी वीरता के साथ में युद्ध भी लड़ा। इस भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक और मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं। याद रखना, मेवाड़ का जो उद्धारक है वो हमीर को भी कहा जाता है, और हमीर नहीं हो तो विकल्प में सही उत्तर होगा कि मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह जैन को कहा जाता है। हाँ तो मित्रों, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी कुंभलगढ़, और हल्दी घाटी के बाद में जब महाराणा प्रताप के हाथ से कुंभलगढ़ निकल गया तो आइएगा बाद की स्थितियां जानते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में चावंड एक छोटा सा ठिकाना था जिस पर शासन करता था लूणा चावंडिया। लूणा चावंडिया को हरा करके महाराणा प्रताप ने चावंड को अपने अधिकार में किया, और ये चावंड बनती है साहब महाराणा प्रताप की राजधानी, यानी कि मेवाड़ की राजधानी। तो याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजधानी कहाँ पर स्थापित की, तो वह उत्तर होगा चावंड। और साहब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को वही युद्ध की नीति के तहत बंदी बनाने के लिए अकबर ने 3 बार शाहबाज को भेजा, और ये तीनों बार असफल रहा।
जिसके इरादे अडिग होते हैं वह कभी भी अपने लक्ष्य से वंचित नहीं होता। कभी भी अपने मंतव्य को वो आदमी खो नहीं सकता, वह अपने मंतव्य को निश्चित रूप से प्राप्त करके रहता है साहब। आखिर में अकबर ने अथाह प्रयास किए। अंतिम बार अकबर ने जगन्नाथ कछुआ को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा साहब। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खान को कितनी बार भेजा? 3 बार। अंतिम बार किसको भेजा? जगन्नाथ कछुआ को। और मजे की बात, सब असफल रहे। मान सिंह, आसफ खां, जगन्नाथ कछुआ सब के सब असफल रहे। और अंतिम जब जगन्नाथ कछुआ सेना लेकर के आते हैं, उस समय जो महाराणा प्रताप का युद्ध होता है मुगलिया सेना के साथ, उस युद्ध को दिवेर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ। और इसमें महाराणा प्रताप का सेनापति थे अमर सिंह और अकबर के सेनापति थे सुल्तान खां। इस युद्ध में अमर सिंह ने भाले से वार किया। किस पर? सुल्तान खां। और सुल्तान खां साहब मारा गया और साहब सेना में मच गई भगदड़। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने एक मुगल सैनिक था, जिसको मुगल सैनिक या मुगलों का एक बड़ा सिपह सालार था जिसका नाम था बख्तावर खिलजी। घोड़े पर बैठे के ऊपर महाराणा प्रताप ने तलवार से वार किया और उस बख्तावर खिलजी सहित घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए। बख्तावर खिलजी के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक वार होगा। और जब ऐसे एक घोड़े पर बैठे सवार के ऊपर सिर के ऊपर से वार किया, उसको पूरा काटा और घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। महाराणा प्रताप ने किस मुगल सैनिक के 2 टुकड़े कर दिए थे? उसका नाम था साहब बख्तावर खिलजी। और ना केवल उस सैनिक के बल्कि घोड़े सहित उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। ऐसे महाराणा प्रताप जिसकी तलवार में 1.25 मन वजन हो, क्यों नहीं होगा साहब। आइए तो मित्रों, जो दिवेर का युद्ध हुआ उसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई। और आइएगा अन्य जानकारियां और प्राप्त करते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप, हल्दीघाटी के युद्ध में जो निर्णय की स्थिति रही, निर्णायक माना गया। उसके बाद में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो होता है उसका नाम है दिवेर का युद्ध। इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। याद रखना, दिवेर के युद्ध को क्या कहा जाता है साहब? मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को किस नाम से संबोधित किया है? मेवाड़ का मैराथन। अगर यही प्रश्न ऐसा आए कि हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, तब कहना होगा मैं मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और अगर यही है कि दिवेर के युद्ध को क्या कहा है, तो मेवाड़ का मैराथन। ये दिवेर का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया, जिसमें अकबर पराजित हुआ और साहब इसमें जीता महाराणा प्रताप। इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ के बाद में, हाँ तो मित्रों, इस युद्ध के बाद में चित्तौड़गढ़ को छोड़कर जो शेष मेवाड़ था उस पर पूर्णतया महाराणा प्रताप का अधिकार हो चुका था। महाराणा प्रताप की राजधानी वैसे चामुंडी ही रही, क्योंकि जो कुंभलगढ़ था वो भी अधिकार में आ चुका था, लेकिन जो चामुंड था उसमें महाराणा प्रताप ने अपना वैभव बढ़ा लिया था। वहीं पर महाराणा प्रताप के समय जो चामुंड शैली है चित्रकला, उसका भी जन्म होता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप के समय कौन सी शैली का उद्गम होता है, कौन सी चित्रकला शैली का उद्गम होता है, वो है चावंड शैली। चित्तौड़गढ़ को छोड़कर के शेष संपूर्ण मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का अधिकार इस दिवेर के युद्ध के बाद हो जाता है। और मित्रों, ऐसा महायोद्धा एक शेर का शिकार करते समय एक बहुत बड़ा घाव उन पर लग जाता है। और जब वह घाव के जो टांके थे वो कुछ ठीक नहीं, वे कुछ हरे थे। और उससे पहले ही महाराणा प्रताप फिर
एक अभियान पर चल पड़ते हैं और जैसे वो धनुष की प्रत्यंचा खींच रहे थे, ऐसा जोर लगाए धनुष की प्रत्यंचा पर, जो लगे हुए टांके थे छाती के पास, वो सारे के सारे टांके खुल गए और जो असहनीय वेदना हुई, उन टांकों में जो मवाद पड़ी, उन टांकों की वजह से 19 जनवरी 1597 के दिन महाराणा प्रताप का चामुंड में स्वर्गवास हो गया। याद रखना, शेर को मारते समय शेर के ऊपर जब वार किया तो एक बड़ा घाव शेर ने कर दिया था, जिस पर जो लगे हुए टांके थे, अगली बार दूसरे शेर का शिकार करते समय वे टांके टूट गए और उनकी मर्मांतक पीड़ा की वजह से 19 जनवरी 1597 के दिन चामुंड में महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो जाता है और अंतिम संस्कार होता है इनका बारडोली उदयपुर में। और बारडोली उदयपुर में आज भी महाराणा प्रताप की छतरी है जो 8 खंबे की है। इस प्रकार अपने घोड़े को बिना दाग लगवाए हुए, बिना मुगलिया ठप्पा लगवाए हुए, वह महाराणा प्रताप बिना मुगलिया ठप्पा लगवाए हुए वह महाराणा प्रताप बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है, जिसका स्वर्ग में प्रवेश करते समय स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो जो DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया गया है पसंद आया होगा और आगामी वीडियो के बारे में आपकी जो अपेक्षा है उनके बारे में आप अपने कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।